बच्चों नमस्कार। पिछली क्लास में बच्चों आपको चैप्टर ये जो पोएम है ये पढ़ाई थी मैंने, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द पोएम द बॉल पोएम एंड द पोएम इज कंपोज्ड बाय जॉन बैरीमैन। जॉन बैरीमैन जो है बच्चों इसके पोएट हैं, उन्होंने इस कविता को लिखा है। और ये जो कविता है बच्चों ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। उससे पहले कि मैं आपको पोएम पढ़ाऊं कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूं। ये तो क्या बच्चों, ये कविता बिल्कुल यो मान के चलो कि कोई छोटा बच्चा है, वो बॉल से खेलता है और इसी दरमियान क्या होता है कि उसकी बॉल उसके हाथ से उछल करके हार्बर, HARBOUR, हार्बर यानी होता है बंदरगाह है, यानी जो समुद्र का एक पार्ट है, उसमें जाकर के पानी में जाकर के उसकी गेंद डूब जाती है। बच्चा क्या करता है, बच्चा एकटक, बच्चा निर्निमेष, विदाउट ब्लिंकिंग हिज आईज, बिना अपनी आंखों को झपकाए, ही स्टेयर्स एट द साइट। जो साइट है, जो दृश्य है, उसको जो उसी को वो देखता रहता है। और वो ये देख रहा है कि उसके हाथ से उसकी गेंद बाउंसिंग करती हुई, जुम्बिशें मारते हुए, उछाले मारते हुए उसके हाथ से गेंद छूट करके चली गई और गेंद जाकर के पानी में गिर गई। उस गेंद के नुकसान की भरपाई करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जो गेंद है दैट इज नॉट टू मच कॉस्टली, द बॉल इज नॉट टू मच कॉस्टली। गेंद बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, इसलिए वैसी की वैसी दूसरी गेंद बाजार से खरीदी जा सकती है, तो चिंता वाली तो कोई बात नहीं है। परंतु बच्चों इसमें यह बताया गया है कि सवाल गेंद के खोने का नहीं है। इट इज नॉट ए मेयर क्वेश्चन ऑफ लॉजिंग ए बॉल। सिर्फ एक गेंद के खोने का प्रश्न नहीं है। बच्चा दुखी है, द चाइल्ड इज वेरी मच सैड। बच्चा बहुत सैड है, बहुत उदास है, बहुत गमगीन है। उसकी वजह सिर्फ यह नहीं है कि उसने गेंद को खो दिया है, क्योंकि गेंद के नुकसान की भरपाई तो संभव है, परंतु उस गेंद के साथ में जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं। और उन बातों की भरपाई, उन बातों की क्षतिपूर्ति, द फुलफिलमेंट ऑफ दोज थिंग्स इज नॉट ओनली डिफिकल्ट बट दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बच्चों आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि गुमी हुई गेंद की क्षतिपूर्ति करना तो मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। उतने ही रुपए के अंदर, बहुत कम रुपयों के अंदर वैसी की वैसी दूसरी गेंद खरीदी जा सकती है। लेकिन बच्चा उदास है, बच्चा दुखी है। उसकी वजह यह है बच्चों, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसको इस बात का पता चला है कि दिस इज ए वर्ल्ड ऑफ द पोजेशंस। ये संसार तो बच्चों आधिपत्य का संसार है। इस संसार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का किसी न किसी चीज के ऊपर आधिपत्य होता है, नहीं होता तो वो करना चाहता है। और मनुष्य क्या करता है, चीजों पर पहले अपना पोजेशन करता है, अपना आधिपत्य करता है। एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम, और कालांतर में क्या होता है बच्चों, वो जो पोजीशन है, वो जो कब्जा है, वो जो आधिपत्य है, वो उनके हाथ से छूट जाता है और लोग दुखी होते हैं। यही संसार का क्रम है। दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। यही संसार का क्रम है, यही संसार की व्यवस्था है, यही संसार की प्रणाली है। पहली बार उस बच्चे को यह महसूस होता है कि ही वॉज द ओनर ऑफ दैट बॉल, कि वह उस गेंद का ओनर था। एंड नाउ, और अब ही हैज लॉस्ट द पोजीशन फ्रॉम दैट बॉल। अब उस गेंद के ऊपर से उसका जो पोजीशन है, उसका जो अधिकार है, उसका जो आधिपत्य है, उस अधिकार या आधिपत्य को उसने खो दिया है। पहली बार वो ऐसा महसूस करता है। यह एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों उभर करके जो आ रही है वो ये आ रही है, द चाइल्ड इज लर्निंग द सेंस ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। बच्चा जिम्मेदारी का जो सेंस है, जिम्मेदारी का भाव है, उसको बच्चा पहली बार जान रहा है। बच्चा पहली बार इस बात को जान रहा है कि उसका किसी चीज के ऊपर पोजीशन था और वो चीज उसने खो दी है। दूसरी बात यह भी है बच्चों, वो जो बच्चा है वह पहली बार सीख रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम द चाइल्ड इज लर्निंग टू बियर द लॉस। जिंदगी में बच्चों नुकसान को सहन करना सीखना बहुत जरूरी है। जो लोग जीवन में नुकसान को सहन करना नहीं सीखते हैं वो सदमे के कारण ही मर जाते हैं, क्योंकि जिंदगी तो आपको पता है, लाइफ इज फुल ऑफ मैनी अप्स एंड डाउन्स। जिंदगी तो कई उतारों और चढ़ावों से भरपूर है। जिंदगी में तो नुकसान होते ही रहते हैं, चीजें बनती है, टूटती है। आप लोगों ने पता नहीं
एक गोपालदास नीरज की कविता है, छोटी कक्षाओं में चलती है हिंदी में, आपने अगर कभी पढ़ी है तो उसके अंदर उन्होंने बताया है कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से ये जीवन नहीं मरा करता है। क्योंकि जिंदगी में हमारे बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे अरमान हैं, एक अरमान दो अरमान अगर मर भी गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी जिंदगी पूरा जीवन ही समाप्त हो गया है। जीवन समाप्त नहीं होता है, जीवन लगातार चलता रहता है। राही मर लेकिन राह अमर, राही मर लेकिन राह अमर। जो राहगीर है, जो पथ के ऊपर चलने वाला पथिक है, उसी को एक दिन मर जाना होता है। लेकिन जो पथ है, जो जिंदगी की राहें हैं, वो कभी समाप्त नहीं होती है, वो कभी नहीं मरती है। तो इस प्रकार की बात है बच्चों। बच्चा सीख रहा है पहली बार क्या? बच्चा पहली बार सीख रहा है नुकसान को सहन करना। बच्चा पहली बार नुकसान को सहन करना सीख रहा है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जिस पोएम से, इस कविता से उभर करके हमारे सामने आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों की, वो कौन सा नुकसान है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है, वो कौन सी बातें हैं जो गेंद से जुड़ी हुई है, ठीक है। और गेंद के खोने का उसको उतना दुख नहीं है, परंतु वो सारी बातें कौन सी है जिनकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। वो बातें हैं दरअसल बच्चों क्या है, उस बच्चे को गेंद से अटैचमेंट हो गया है, बच्चे को गेंद से मोह हो गया है। उस बच्चे की गेंद के साथ में उसके बचपन की जीवंत स्मृतियां जुड़ी हुई है। द स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड, द स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज इन्फेंटहुड, इन्फेंसी, उसका जो शैशव काल है, उसका जो बचपन है, उसकी यादें उसके साथ जुड़ी हुई है। और आपको पता है चीजें चली जाती है और बाद में बस याद रह जाती है। चीजें चली जाती है और बाद में केवल उनकी याद रह जाती है। आप देख रहे हो कि गेंद खो गई है, गेंद के साथ उसका बचपन खो गया है। द चाइल्ड इज लॉस्ट नॉट ओनली एन ऑर्डिनरी बॉल बट ऑल्सो ही हैज लॉस्ट ऑल द स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड। बच्चा केवल अपनी गेंद को नहीं खो चुका है, बच्चे ने सिर्फ एक गेंद को नहीं खोया है, बच्चे ने तो अपने जीवन की, अपने बाल्यकाल की मधुर स्मृतियों को खो दिया है। ये सोच करके बच्चा बड़ा दुखी है। ये सोच करके जो बच्चा है उसका वो बड़ा दुखी है, उसकी आंखों में आंसू है और वो ही इज कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग गेजिंग, वो लगातार टकटकी लगा करके उस जगह को घूर रहा है जहां पर उसकी जो गेंद है वो क्या हो गई है, वहां पर उसकी गेंद, जिस जगह पर उसकी गेंद जलमग्न हो गई है, वहां से उठते हुए भंवर, वहां से उठते हुए पानी के बुदबुद, उस सीन को बच्चा लगातार देख रहा है। तो बच्चों इस कविता को आप जब पढ़ते हो तो आप इतना समझ लो कि बहुत सरल भाषा में गीता का जो उपदेश है वही है, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज के प्रति अटैचमेंट होता, मोह होता है। मोह होना अच्छी बात है या बुरी बात है, एक बहुत विशद प्रश्न है, ये बहुत व्यापक प्रश्न है कि मोह होना अच्छी बात है या बुरी बात है। बच्चे को गेंद से मोह हो गया है। वर्ड्सवर्थ अपनी एक कविता में कहता है कि द वर्ल्ड हैज बिकम, वो जो उसकी कविता है जिसके अंदर वो कहता है अपने आप को कि वी हैव बिकम सो मच वर्ल्डली, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, दिस इज द नेम ऑफ द पोएम। क्या कविता का नाम है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। यानी दुनियादारी हमारे आगे पीछे बहुत ज्यादा आ गई है और हम लोग जो है इस दुनिया की भाग दौड़ के अंदर इतने ज्यादा उलझे हुए हैं। वी हैव बिकम सो मच वर्ल्डली, हम इतने ज्यादा दुनियादार हो गए हैं। वी डोंट हैव टाइम इवन टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ ए फ्लावर, कि हमारे पास में खूबसूरत जो फूल है उसकी तारीफ करने का वक्त नहीं है। हमारे पास में नदी की जो कलकल है, नदी की जो हवाओं की सरगम है, उसको सुनने का हमारे पास में वक्त नहीं है। मोर के नृत्य को देखने का हमारे पास में समय नहीं है। हम सहृदय नहीं हैं, हम लोग सहृदय नहीं, हमको सहृदय होना चाहिए। कवि दरअसल उसके अंदर जो वर्ड्सवर्थ की जो कविता है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, उसके अंदर कवि इस बात पे जोर देना चाहता है कि अटैचमेंट होना चाहिए। आपका प्रकृति से अटैचमेंट होना चाहिए, आपका नदियों की जो कलकल है उससे अटैचमेंट होना चाहिए, आपका भंवरों की गुनगुन से अटैचमेंट होना चाहिए और आपका जो फूलों की खुशबू है उससे अटैचमेंट होना चाहिए। वो इस बात को कहता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी दूसरी कविता में कहता है कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये माना कि जंगल सुंदर सघन और विस्तृत हैं, बट माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, माना कि जंगल बड़े सुंदर सघन और विस्तृत हैं, बट माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, परंतु बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, परंतु मुझे तो मेरे वादे निभाने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे मृत्यु की जो चिरनिद्रा है उसमें सोने से पहले हजारों मील चलना है, इस जीवन के सफर को तय करना है। इसका मतलब ड्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट, इसका मतलब कर्तव्य अधिक महत्वपूर्ण है बजाय किसके, ड्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन अटैचमेंट और लव। उसके अंदर कवि ने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि आपका कर्तव्य अगर आपको बुला रहा है, कर्तव्य अगर आपको पुकार रहा है तो पहले उसकी आवाज सुनना चाहिए, प्रेम
सेकेंडरी थिंग है। लव इज ए सेकेंडरी थिंग, प्रेम एक द्वितीयक वस्तु है। लेकिन जहां कर्तव्य आपको पुकार रहा है, जहां आपका फर्ज आपको पुकार रहा है, तो आपको फर्ज की आवाज को कभी भी अनसुना नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत पहले आपको एक शिव मंगल सिंह सुमन की कविता सुनाई थी, और जिसके अंदर मैंने बताया था कि बॉर्डर का दृश्य है, और वहां पर कवि की एक लाइन है कि रणभेरी सुन कहे विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में मंगल थाल लिए कुछ जलकन ढुलक रहे होंगे, कर्तव्य प्रेम की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही। फौजी है, उसके सामने एक तो देश पुकार रहा है, उसको वीर गति को प्राप्त होने के लिए तत्पर रहना है, वो शहीद भी हो सकता है। दूसरी ओर उसके परिवार का जो मोह है, उसके परिवार के जो आंसू हैं, वो उसे वापस घर आने का आमंत्रण दे रहे हैं। फौजी के मन में द्वंद्व है, फौजी के मन में अंतर्द्वंद है। ऐसी स्थिति में वो दिल की सुने या दिमाग की सुने। तो उस कविता के अंदर तो कवि का जोर इसी बात पर है कि आदमी को जज्बाती नहीं होना चाहिए, आदमी को अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, और आदमी को क्या करना चाहिए, हमेशा अपना जो प्रेम है उससे अधिक वरीयता उसको अपने कर्तव्य या अपने फर्ज को देना चाहिए। मोह की बात चल रही है बच्चों। आप जानते हो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है ये दुखों से भरा हुआ है, पूरा संसार जो है इसमें दुखी दुख हैं, और इन सारे दुखों का कारण क्या है, इन सारे दुखों का कारण अटैचमेंट है। जो मोह है वही सारे दुखों का कारण है, और इस मोह को इंद्रिय निग्रह के द्वारा अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करके आप इस मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो, और यही संसार को सुखी बनाने का एकमात्र रास्ता है। मैं मोह के बारे में बता रहा हूं, ये बात अच्छी है या बुरी बात है। आप लोगों ने महाभारत देखी है, तो महाभारत में आपने देखा कि अर्जुन को अपने बेटे अभिमन्यु से बहुत अधिक मोह था, और अभिमन्यु जब मरा तो अर्जुन जो है पूरी तरह बौखला उठा। भगवान श्री कृष्ण ने उसको कहा कि जो धर्म पालन से विमुख जिसको विषय ही भोग्य है, संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य है। जो धर्म पालन से विमुख जिसको विषय ही भोग्य है, संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि तनुधारियों का बस यहां पर 4 दिन का मेल है, इस मेल के ही मोह से जाता बिगड़ सब खेल है। हम सब लोग इस संसार के अंदर कुछ दिनों के लिए मिलते हैं, और उसके बाद में हमें उसी मार्ग के ऊपर, उसी अनंत मार्ग के ऊपर चले जाना पड़ता है जिधर से हम आए हैं। तो इस तरीके की बातें हैं बच्चों। आपने देखा इसमें कि ये जो कविता है ये टोटल इसी बात के ऊपर निर्भर करती है कि किसी को किसी से मोह है। मोह होना अच्छी बात है, बुरी बात है, ये तो बड़ा विशद प्रश्न है। पक्ष और विपक्ष दोनों के ऊपर मैंने थोड़ा सा आपको खोल के समझाया है। आप समझना बच्चों, द बॉल पोयम। बॉल को बच्चों हिंदी में गेंद कहते हैं, हिंदी में एक साहित्यिक शब्द और कंदुक कहते हैं, इसको हिंदी का शब्द है। इस तरह से लिखते हैं कंदुक। कंदुक का मतलब गेंद होता है, हिंदी का शब्द है, और वैसे आप इसको आम बोलचाल की भाषा में गेंद कहते हो। मानस की एक चौपाई है जिसके अंदर लक्ष्मण कहते हैं कि जो मैं तव अनुशासन पाऊं, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं। अगर मुझे श्री रामचंद्र की आज्ञा मिल जाए तो इस धनुष की क्या बात है, मैं पूरे ब्रह्मांड को कंदुक की तरह उठा दूं। कंदुक माने समझ गए, जस्ट लाइक ए बॉल आई कैन लिफ्ट द होल वर्ल्ड। मैं इस पूरी दुनिया को एक कंदुक की मानिंद उठा सकता हूं। आप तो धनुष की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट दिस, यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट दिस बॉ, BOW बॉ यानी धनुष होता है। तो ये जो धनुष है इसकी बात कर रहे हो, मैं तो पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे कोसमोस को उठा सकता हूं। इफ आई गेट परमिशन फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर, मैं अगर अपने ज्येष्ठ भ्राता से मुझे परमिशन मिल जाती है तो मैं ऐसा कर सकता हूं। तो आप समझ गए बॉल पोएम। अच्छा बच्चों, बॉल पोएम के माध्यम से कवि बहुत आसान भाषा के अंदर लगभग गीता का जो उपदेश है उसी को कह रहा है। 3 इडियट्स मूवी देखी होगी आपने, बहुत सरल भाषा के अंदर चेतन भगत ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है उसमें कि दोस्त जब फेल होते हैं तो दुख होता है, परंतु दोस्त जब फर्स्ट आते हैं तो बहुत दुख होता है। ये बात बच्चों दरअसल क्या है कि हर कोई जानता है, पर चेतन भगत ने इस बात को बहुत सरल शब्दों में कहा है। सुन के ऐसा लगता है जैसे हमारे दिल की बात कही है ना। तो देखें आप, ए बॉय लॉजेज ए बॉल, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है बच्चों। एक बच्चा खो देता है अपनी गेंद, एक बच्चा अपनी गेंद खो देता है। ही इज वेरी अपसेट, ही इज वेरी सैड। अपसेट को क्या कहेंगे, ये हो गया अपसेट। अपसेट को कहेंगे बच्चों आप सैड। ही इज वेरी सैड, वो बहुत उदास है, वो बहुत गमगीन है। ए चाइल्ड लॉजेज हिज बॉल, ए बॉय लॉजेज हिज बॉल। एक लड़का क्या करता है, एक गेंद को खो देता है। एक लड़का एक गेंद को खो देता है। कोई भी लड़का अनिश्चित है इसलिए का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और कोई भी गेंद, ठीक है, इंडेफिनिट अनिश्चित है इसलिए का प्रयोग हुआ। एक बच्चा अपनी गेंद को खो देता है। ही इज वेरी अपसेट, ही इज एक्सट्रीमली सैड, वो अत्यंत दुखी है। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच, एक जो गेंद है उसमें बहुत ज्यादा लागत नहीं आती है। COST, कॉस्ट यानी क्या होता है बच्चों, कॉस्ट, COST कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब तो लागत आना होता है, ये तो इसका मीनिंग हो गया।
और बच्चों ये एक वर्ब है, और जब ये वर्ब का काम करती है तो इसकी तीनों फॉर्म्स यही होती है, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। एक बात तो ये समझ लो बच्चों, और एक बात अच्छे समझ लो कि COST कोस्ट बच्चों एक नाउन भी होता है, और कोस्ट का मतलब कीमत होता है। और एक नियम मैंने बताया है कि जब भी आप बच्चों बोर्ड की तरफ देखना और बात को समझना, जब भी किसी नाउन के अंत में LY जोड़ते हो तो जो नया शब्द बनता है वह हमेशा एडजेक्टिव या विशेषण बनता है। जैसे ये कोस्ट है, इसको एक नाउन मानना पड़ेगा, कीमत, और LY जोड़ दिया आपने तो मतलब हो गया बच्चों कीमती, और कीमती मतलब हो गया तो आप समझ गए होंगे कि यह एक एडजेक्टिव है, यह एक विशेषण है। कॉस्टली एक एडजेक्टिव है, ये विशेषण है। कई प्रकार के आप नाउन ले सकते हो, फ्रेंड के अंत में जोड़ो फ्रेंडली, फ्रेंडली मैच होता है, विशेषण है। हिंदी में अंग्रेजी में कहेंगे एडजेक्टिव। GOD गॉड, LY जोड़ो गॉडली माने दिव्य होता है, दिव्य एक एडजेक्टिव है। HEAVEN हेवन मानी स्वर्ग या आकाश, LY जोड़ो आकाशीय, हेवनली बॉडीज आकाशीय पिंड होते हैं। HOME होम मानी घर होता है, LY जोड़ो होमली एटमॉस्फियर, घर के जैसा माहौल। तो बच्चों आपने देखा कि नाउन के अंत में जब भी आप LY जोड़ते हैं तो जो नया शब्द बनता है वो अंग्रेजी में हमेशा एडजेक्टिव तथा हिंदी में विशेषण कहलाता है। और बच्चों बाकी बात करने के लिए हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके। हाँ तो बच्चों ये हम बता रहे थे आपको, ए बॉय लॉजेज ए बॉल, एक लड़का अपनी गेंद को खो देता है। ही इज वेरी अपसेट, वह बहुत गमगीन और बहुत उदास है। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच, एक बॉल या एक गेंद जो है उसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है या उसमें बहुत अधिक लागत नहीं आती है। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाई अनोदर बॉल, और ना ही दूसरी गेंद को खरीदना मुश्किल है। यहां बच्चों देखो आगे नोर आ रहा है लेकिन पहले ना इधर नहीं आ रहा है। बात को समझना क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। ये देखो बच्चों इस सेंटेंस में इधर तो नोर आ रहा है परंतु इधर ना इधर नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, क्या निष्कर्ष निकाला आपने इससे? इससे बच्चों निष्कर्ष ये निकलता है कि इधर नोर आता है तो इधर ना इधर आता है, बात नंबर 1। और बात नंबर 2, इधर नोर आता है तो इधर नो आता है। और तीसरी बात है बच्चों, अगर इधर नोर आता है तो इधर नोट आता है। बात समझ में आ गई होगी आप पे। मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि इधर नोर आए तो इधर ना इधर आए। ये सच है कि ना इधर नोर को रिलेटिव्स हैं, परंतु नो और नोर तथा नोट और नोर भी सही जोड़े माने गए हैं। दे आर आल्सो यूज्ड इन पेयर्स, दे आर आल्सो यूज्ड इन पेयर्स। उनका प्रयोग भी पेयर्स में किया जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, समझना आप। प्लीज फाइंड मी ए हाउस, कृपया मेरे लिए एक ऐसा घर ढूंढ दीजिए
वेयर देयर आर नो कैट्स, वेयर देयर आर नो कैट्स और रैट्स। तो देखो बच्चों, यही बताया गया है, दोनों को उदाहरण से मैं समझाता हूं अपनी बात। ए बॉल डजंट कॉस्ट टू मच नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल। यहां पर एक चीज ये भी समझें कि आगे वाले सेंटेंस में देखो बच्चों, नॉर शब्द का प्रयोग हुआ है और इज पहले आ रहा है। याद है वो नियम आपको क्या बताया था मैंने? अगर कोई सेंटेंस किसी सेमी नेगेटिव वर्ड से शुरू होता है तो ऐसे सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग हमेशा कर्ता से पहले होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि नेवर शी केम हियर बिफोर, नेवर शी केम हियर बिफोर, ये गलत है, शुद्ध क्या बनेगा? नेवर डिड शी कम हियर बिफोर, क्योंकि वाक्य नेवर से शुरू हो रहा है। नेवर एक सेमी नेगेटिव वर्ड है, इसमें नोट छिपा हुआ है। वाक्य नेवर से शुरू हो रहा है, नेवर एक सेमी नेगेटिव वर्ड है और इसमें नोट छिपा हुआ है। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये भी है। और देखने वाली बात ये भी बच्चों, इधर नो का प्रयोग होता है तो इधर नोर के स्थान पर और का प्रयोग भी होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, फाइंड मी हाउस वेयर देयर आर नो, वेयर देयर आर नो कैट्स, आगे आ रहा और रैट्स, इस रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो यहां आपने देखा, आगे देखो, ए बॉल डजंट कॉस्ट मच, एक गेंद में बहुत अधिक लागत नहीं आती है। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाई, और नहीं ये मुश्किल है, टू बाई माने खरीदना, अनोदर बॉल, और नहीं दूसरी गेंद को खरीदना मुश्किल है। टू बाई को अंडरलाइन करो बच्चों। और आप देखो, जब मैंने इसका हिंदी अनुवाद किया तो खरीदना बोला मैंने अंत में, समझ गए? जिन क्रियाओं का हिंदी अनुवाद करते समय उनके अंत में ना बोलता है वो या तो जिरंड होते हैं या इन्फिनेटिव होते हैं। जिरंड तब होते हैं जब उनके अंत में आईएनजी आता है, और इन्फिनेटिव तब होते हैं बच्चों जब उनके पहले टू आता है। कभी कभी टू नहीं भी आता, उसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। आइए बढ़े। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, जब गेंद को खरीदना मुश्किल भी नहीं है और गेंद का नुकसान कोई इतना बड़ा नुकसान भी नहीं है, एक गेंद को खरीदने में इतनी ज्यादा लागत भी नहीं आती है, फिर वह लड़का इतना अपसेट क्यों है? वाई देन, फिर क्यों? इज द बॉय सो अपसेट, सो का मतलब क्या होता है? इतना ज्यादा। सो मन इसलिए होता है या इसलिए नहीं है? फिर वह लड़का इतना ज्यादा दुखी क्यों है? फिर वह लड़का इतना ज्यादा दुखी क्यों है? रीड द पोएम टू सी को अंडरलाइन करो बच्चों और इसका मीनिंग लिखो अंडरस्टैंड। सी माने देखना होता होगा, परंतु यह इसका मीनिंग देखना नहीं, अंडरस्टैंड है। रीड द पोएम टू अंडरस्टैंड, रीड द पोएम टू नो, इस बात को जानने के लिए इस कविता का पाठ कीजिए, इस कविता को पढ़िए। व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट, कि कवि क्या सोचता है कि उसने क्या खो दिया है। इस बात को जानने के लिए इस कविता को पढ़िए कि कवि क्या सोचता है उस बारे में कि उस बच्चे ने ऐसा क्या खो दिया है जिसकी वजह से वो इतना दुखी है। आखिरकार घूमी तो गेंद ही है, जब गेंद ही घूमी है तो फिर इतना मलाल करने की क्या बात है, इतना दुखी होने की क्या बात है। संसार तो आपको पता है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। इस दुनिया में चीजें आती है, जाती है, टूटती है, बनती है। सृजन और विनाश तो क्या है बच्चों? दोनों जीवन के मतलब क्या, जो जीवन है उसका अनिवार्य क्रम है। यहाँ चीजें बनती है, टूटती हैं, ये प्रक्रिया तो चलती रहती है। अच्छा, तो कवि क्या सोचता है? कवि के अनुसार उस बच्चे ने ऐसा क्या खो दिया जिसको लेकर के बच्चा इतना दुखी है। एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉजिंग समथिंग, और बच्चे को क्या सीखना होगा। एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न, और बच्चे को क्या सीखना होगा। फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉजिंग समथिंग, किसी चीज को खोने के तजर्बे से, किसी चीज को खोने के अनुभव से उस बच्चे को क्या सीखना होगा। कवि के मतानुसार ये जानने के लिए, इन ऑर्डर टू नो दिस, इस बात को जानने के लिए, यू विल हैव टू गो थ्रू द पोएम, आपको कविता का अनुशीलन करना होगा, आपको कविता को अंदर से पढ़ना होगा और आपको कविता का जो मर्म है उसको जानने के लिए आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़े। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, वो बच्चा अब क्या है। What is the boy now, वो लड़का अब क्या है। Who has lost his ball, जिसने अपनी गेंद को घुमा दिया है, वह बच्चा। The boy who has lost his ball, लड़का जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। What is he now, वो अब क्या है। कुछ नहीं है, लड़का ही है। पर मेरा कहने का मतलब यह है कि उसकी मनोदशा क्या है, वो लड़का क्या है। ये तो कोई बात ही नहीं, लड़का तो जैसा वैसा है। But what is he now, it means what is his mood now, अब उसका मूड क्या है, अब उसकी मनोदशा क्या है। कवि कह रहा है कि जिस लड़के ने अपनी गेंद को खो दिया है, वर्तमान में उसकी मनोदशा क्या है। व्हाट इज ही टू डू, उसे क्या करना है। व्हाट इज ही टू डू, अब उसे क्या करना है, अब वो क्या करने वाला है। व्हाट इज अबाउट टू डू, वो क्या करने वाला है। आई सेड गो, मैंने इसे जाते हुए देखा था। यह बच्चों एक बहुत गहरी बात है, समझाता हूं आपको। बोर्ड पे आप अपनी नोटबुक में लिखो इस सेंटेंस को, आई सा इट गो।
आई सा इट गो। देखना बच्चों, the poet saw the ball run. Okay. I watched her start the car. ये बच्चों जो सेंटेंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, इनका मीनिंग देखो आप क्या निकलेगा। मैंने आपको कई बार ये समझाया है कि हुए, बोर्ड की तरफ देखना, या करके, हुए या करके की ध्वनि अगर आ रही है तो ऐसा करते समय आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना चाहिए? आईएनजी जोड़ना चाहिए, जिसे आप कहते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे? मैंने आपको कहा कि मैंने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, आई सॉ स्माइलिंग फेस, आई सॉ ए स्माइलिंग फेस। मैंने कहा कि मैंने एक जलता हुआ दिया देखा, आई सॉ ए बर्निंग लैम्प। समझ में आ रही है? आईएनजी जोड़ना चाहिए, परंतु यहां आईएनजी नहीं जोड़ा है। आई सॉ इट गो, मैंने इसको जाते हुए देखा। आई सॉ इट गोइंग नहीं लिखा गया, आई सॉ इट गो, मैंने इसको जाते हुए देखा। उसी तरीके से मैंने आपको कहा द पोएट सॉ द बॉल रन, कवि ने गेंद को दौड़ते हुए देखा, रनिंग नहीं लिखा गया है। आई वॉच्ड हर स्टार्ट द कार, मैंने उसको कार को स्टार्ट करते हुए देखा। देखने वाली बातें बच्चों ये है कि ये जो वर्ब है, एक तो SAW सा, ये सी की सेकंड फॉर्म है, एक होती है बच्चों वॉच, वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड होती है। ठीक है, तो इनका प्रयोग बच्चों जब आप पेशी वोइज में करते हो तब तो टू का प्रयोग होता है। ठीक है, आई सा इट टू गो भी नहीं होगा, आई वॉच्ड स्टार्ट द कार, और देखो शी वॉज वॉच्ड, शी वॉज वॉच्ड टू स्टार्ट द कार बाई मी। देखने वाली बात यह है कि वॉच का प्रयोग अगर सेंटेंस में हुआ, पेशी वॉइज में आप बना रहे हो तो टू का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, परंतु एक्टिव वॉइज में क्या होता है बच्चों, इनके बाद जो वर्ब आती है उसके पहले टू का प्रयोग भी नहीं होता और उसके अंत में आईएनजी भी नहीं जुड़ता, और जब आप उसका आईएनजी अनुवाद करते हो तो वैसा ही निकलता, क्या ऐसा होते हुए। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, आई सॉ इट गो, मैंने इसको जाते हुए देखा। किसने किसको जाते हुए देखा? कवि ने बालक की गेंद को भागते हुए देखा। कवि कह रहा है कि मैंने बालक की गेंद को भागते हुए देखा था। गेंद कैसे जा रही थी? द बॉल वॉज गोइंग मेरीली, गेंद बड़ी खुशी के साथ में जा रही थी। बाउंसिंग माने होती है उछाले मारते हुए, उछाले मारते हुए, जुम्बिशें मारते हुए। मैंने इस गेंद को खुशी खुशी उछाले मारते हुए, जुम्बिशें मारते हुए जाते हुए देखा। डाउन द स्ट्रीट का मतलब इन द स्ट्रीट माने गली में। मैंने उसकी गेंद को जुम्बिशें मारते हुए गली की ओर जाते हुए देखा। एंड देन, और फिर मेरी ली ओवर देयर, और फिर खुशी खुशी उस गेंद को मैंने उधर जाते हुए देखा। देयर इट इज इन द वाटर, जहां पर अब ये जलमग्न हो गई है। वेयर देयर इज इट? इन द वाटर, जहां पर ये पानी के अंदर डूब गई है, उधर मैंने गेंद को खुशी खुशी जुम्बिशें मारते हुए, उछलते हुए जाते हुए देखा। कवि ऐसा कह रहा है। आगे देखो बच्चों, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। देखो, नो यूज टू से, दो शब्द हैं बच्चों मेरे पास, एक तो होता है इट इज नो यूज और दूसरा होता है इट इज नो गुड। दोनों को समझना आप क्या शब्द बता रहा हूं। इट इज, लिखना बच्चों, इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पिरिट, SPIRIT, स्पिरिट मिल्क नाउ। आगे चलो, दूसरा सेंटेंस, इट इज नो गुड टू आस्क ए सेंट ऑफ हिज कास्ट। बात को समझना, दो सेंटेंस दिए हैं मैंने। एक सेंटेंस है बच्चों, इट इज नो यूज टू क्राई और स्पिरिट मिल्क नाउ। अब ढुले हुए दूध के ऊपर रोना धोना बेकार है। अब ढुले हुए दूध के ऊपर रोना धोना बेकार है, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अब पछतायन होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और दूसरा सेंटेंस, इट इज नो गुड टू आस्क ए सेंट ऑफ हिज कास्ट।
किसी संत से उसकी जाति पूछना बेकार है, रविंद्रनाथ टैगोर की लाइन है। ये कबीर की एक कविता है, जात न पूछो संतन की पूछ लीजिए, ज्ञान मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। उसका अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और ये उनके द्वारा अनुवाद किया गया है। दोनों सेंटेंस बच्चों व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। अगर किसी वाक्य को आपने इट इज नो यूज से शुरू किया है तो उसके ठीक बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आ रही है तो बिल्कुल गलत आ रही है। उसको काट के वहां पर बच्चों जिरंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आपका वाक्य शुद्ध है, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क नाउ। क्राई ओवर होता है, क्राई अपने बाद ओवर लेता है, किसी बात के ऊपर रोना धोना। और ये जो स्पिरिट है बच्चों ये बिल्कुल शुद्ध है, पर ये समझो एम होती है बच्चों SPILT और थर्ड भी यही होती है। स्पिल का मतलब गिर जाना, ढुल जाना। अब पानी ढुल गया एक बार तो उसके बाद में तो आप जानते हो जो ढुला हुआ पानी है उसको तो अपन दोबारा अपन जो है बर्तन के अंदर उसको क्या नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। ऐसे में उसके ऊपर रोना धोना बेकार, यानी सांप के निकल जाने के बाद में लकीर को पीटने का कोई फायदा नहीं होता है। का बरसा जब कृषि सुखाने समय चूकी पुनि का पछताने, ऐसे बोलते हैं। आगे देखना, इट इज नो गुड, इसी प्रकार से इसको काटना पड़ेगा और शुद्ध वाक्य बनेगा बच्चों, इट इज नो गुड आस्किंग ए सेंट ऑफ हिज कास्ट। इट इज नो गुड आस्किंग ए सेंट ऑफ हिज कास्ट, अर्थात एक साधु से उसकी जाति पूछना बेकार है, साधु से जात नहीं पूछनी चाहिए। मोल करो तलवार का, मोल करो तलवार का और पड़ा रहने दो म्यान। ये वर्ड है बच्चों SHEATH। इसका मतलब वही ये शीत का मतलब होता है जिसके अंदर तलवार को रखा जाता है, हिंदी में म्यान कहते हैं। ये तलवार का कवर होता है। SHEATH, शीत माने म्यान होता है जिसमें तलवार को रखा जाता है। ठीक है, तो पड़ा रहने दो म्यान, इसका मतलब लेट द शीत बी डाउन। जो शीत है उसको तो नीचे पड़ा रहने दो, उसकी जरूरत नहीं है। आपको किसके बारे में पूछताछ करनी है? तलवार की पूछताछ करनी है। आगे बढ़ो, नो यूज टू से देयर आर अदर बॉल्स। इट इज नो यूज सेइंग द चाइल्ड, उस बच्चे को यह कहना बेकार है, देयर आर अदर बॉल्स, और दूसरी गेंदें हैं, क्यों परेशान हो रहे हो, हम आपको दूसरी बॉल ला करके दे देंगे। उस बच्चे को यह समझाना बेकार है, क्योंकि बच्चा जो है जिद्दी आया हुआ है। बच्चा जो है आपकी दूसरी गेंद से संतुष्ट नहीं होगा। उसको वो वाली जो गेंद है वो साधारण, वो गेंद उसके लिए महज एक गेंद नहीं थी। बात को समझो बच्चों, द गंगा इज नॉट मेयरली ए रिवर फॉर इंडियंस, फॉर द इंडियंस। गंगा भारतीयों के लिए सिर्फ एक नदी नहीं है, पीपल भारतीयों के लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं है, और गाय भारतीयों के लिए सिर्फ एक पशु नहीं है। गाय को हिंदू लोग मां मानते हैं। ठीक है, हमें उस जगह से मोह है। अयोध्या के अंदर जहां श्री राम जन्मभूमि है, उस श्री राम जन्मभूमि से हिंदुस्तान के हर बेटे को मोह है। इसीलिए कहते हैं कि सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वही बनाएंगे। क्यों? इंडिया में जगह तो और भी कई सारी है, परंतु जमीन का वही तो टुकड़ा है जिससे हमें क्या है, अटैचमेंट है। उस टुकड़े के प्रति हमारे दिल में मोह है। इसीलिए भारत का हर बेटा कहता है कि सौगंध राम जी खाते हैं हम, मंदिर वही बनाएंगे। तो बच्चों बात को समझना, मैं समझाना चाहता हूं, नो यूज टू से। अब मुझे कोई ये समझाए कि उस टुकड़े को छोड़ दो, कहीं दूसरी जगह बना लो, हमें कोई ये चीज समझाए तो समझाना बेकार है, ये बात समझ में नहीं आएगी। अगर बच्चे को हम ये समझाएं कि गेंद तो हम आपको दूसरी ला देंगे, तो बच्चा आपकी बात से संतुष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि वो गेंद उसके लिए सिर्फ गेंद नहीं है, वो गेंद उसके लिए गेंद से बढ़कर बहुत कुछ है। वो गेंद जो है उसके बचपन की सारी यादों को समेटे हुए है। वो गेंद तो एक ऐसा खजाना है जिसके अंदर उसका जो पूरा बचपन है वो सिमटा हुआ है, उसकी मधुर यादें सिमटी हुई है। ऐसे में उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो रहा है। नो यूज टू से, इट इज नो यूज सेइंग द चाइल्ड ओ देयर आर अदर बॉल्स, और भी दूसरी गेंदें हम आपको ला देंगे। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ का मतलब होता है एक आखिरी दुख जिसने बच्चे को हिलाकर रख दिया है। एन अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब होता है बच्चों चरम। चरम का मतलब अंतिम सीमा आ जाना, क्लाइमैक्स। द क्लाइमैक्स ऑफ द सोरो मेक्स द बॉय शाइवर। बात समझ में आ रही है? मैं समझाना चाहता हूं कि वो जो दुख की चरम सीमा है, बच्चा दुख की चरम सीमा तक पहुंच गया। इतना दुख तो किसी के पिता का स्वर्गवास होता तब भी नहीं होता होगा जितना उस बच्चे को गेंद के खोने से दुख हो रहा है। और बच्चा दुख की चरम सीमा तक पहुंच गया है। द बॉय बिगिन शाइवरिंग। बच्चा क्या करता है? बच्चा कांपने लगता है, बच्चा दुख के मारे कांपने लगता है। एंड द ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। और वो जो दुख है ना बच्चों, वह उस बच्चे को जड़वत बना देता है। फिक्स का मतलब होता है उसको स्थिर कर देता है। बच्चा दुख के कारण जड़वत हो जाता है। जड़वत का मतलब समझ गए? बिल्कुल जड़वत हो जाता है, अपनी एक ही जगह खड़ा रहता है। अल्टीमेट शब्द को अंडरलाइन करना बच्चों। अल्टीमेट का मतलब होता लास्ट, अल्टीमेट का मतलब होता अंतिम। बात को समझना, अल्टीमेट का मतलब होता है चरम,
पर मैं इतना जोर देके क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तो एक सुपरलेटिव डिग्री है, फिर इसके पहले एन क्यों आया। मेरा प्रश्न यह है, दिस इज माई क्वेश्चन, अल्टीमेट का मतलब तो अंतिम होता है, चरम होता है, ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, फिर इसके पहले एन क्यों है, इसके पहले तो दया आना चाहिए था ना, लेकिन आएगा तो है नहीं। कविता में जो प्रयोग हुआ वो बिल्कुल सही हुआ है। देखो बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको सुपरलेटिव की तरह लगते हैं और वो बेशक अपने आप में सुपरलेटिव होते हैं, परंतु उनके पहले आप दया का प्रयोग नहीं करते। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, सर्वपल्ली राधा कृष्णन इज एन आइडियल टीचर। आइडियल का मतलब तो आदर्श होता है, कम आदर्श और ज्यादा आदर्श की कोई गुंजाइश नहीं है। आप क्या करोगे, आप इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे, समझ गए, एन आर्टिकल का प्रयोग करोगे। अब एक शब्द आता है बच्चों, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का मतलब सबसे अच्छा। मैंने कहा सचिन तेंदुलकर इज द एक्सीलेंट क्रिकेटर, नहीं, शुद्ध बनेगा सचिन तेंदुलकर इज एन एक्सीलेंट क्रिकेटर। सचिन तेंदुलकर इज एन एक्सीलेंट क्रिकेटर बनेगा, ये माना कि एक्सीलेंट से बढ़ के कोई एक्सीलेंट नहीं होता, पर उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, एन का ही प्रयोग होगा। उसी तरीके से यूनिक शब्द आता है, UNIQUE, यूनिक माने अनोखा, अनूठा। अब क्या कम अनूठा और क्या ज्यादा अनूठा। मैंने कहा महात्मा गांधी हैड ए यूनिक पर्सनैलिटी, द का प्रयोग नहीं होगा। महात्मा गांधी एक अनूठे व्यक्तित्व के धनी थे, जो भारत की करोड़ों की जनता को अपनी वाणी के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा लुभाने की क्षमता रखते थे। उनकी वाणी में ऐसा जादू था, तो महात्मा गांधी क्या थे, एक यूनिक पर्सनैलिटी वाले, एक अनूठे व्यक्तित्व के धनी थे। पर आर्टिकल तो बच्चों दे नहीं आएगा, आर्टिकल तो बेशक ए ही आएगा। यूनिक का उच्चारण किससे हो रहा है, यूनिक का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है ना, इसलिए एन का प्रयोग नहीं होगा, ए का होगा। देखना बच्चों क्या लिखा है, अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एक चरम हिला डालने वाला दुख, एक चरम मरमाहत कर देने वाला दुख जो है वो उस बच्चे को जड़वत बना देता है। एज स्टैंड्स रिजिड, और बच्चा खड़ा रह जाता है। एज जो ही, एज द बॉय स्टैंड्स रिजिड, रिजिड यानी क्या होता है, कठोर मुद्रा के अंदर पत्थर दिल बनकर के पाषाण हृदय की तरह, समझ गए, उसका दिल जो है, उसके जज्बात खत्म हो जाते हैं, और लड़का कठोर मना होकर, क्या होकर के, कठोर मना, जिसका मन कठोर हो, लड़का कठोर मना होकर के जड़वत एक ही जगह खड़ा रह जाता है। ट्रेम्बलिंग, बच्चा कांपने लगता है। स्टेरिंग डाउन, और बच्चा उसी जगह के ऊपर टकटकी लगा करके अनिमेश बिना पलके झपकाए बच्चा उसी स्थान को घूरता रहता है। ऑल इज यंग डेज, और बच्चा क्या देखता है, बच्चा उस स्थान के ऊपर अपने बचपन के दिनों को देख रहा है। बच्चे की नजरों के सामने उसके जो बचपन के दिन है बच्चों, वो उसके सारे के सारे बचपन के दिन जो है, जो कैमरे की जो वो थी ना रील, उस रील की मानिंद उसके सामने उसका सारा बचपन घूम जाता है। उस बच्चे की नजरों के सामने उसका सारा बचपन घूम जाता है। इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। इनटू द हार्बर का मतलब, वो जो हार्बर का मतलब होता है बच्चों बंदरगाह है, बंदरगाह। तो जो बंदरगाह है वो जो समुद्र का तट है, जो बीच है, बीच तो जानते हो, बीच, ठीक है, समुद्र का किनारा। तो समुद्र के उस तट के ऊपर, उस बीच के ऊपर जहां उसकी गेंद जाकर के उसमें डूब गई है, एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, उस पर्टिकुलर जगह वो क्या देखता है, वो लगातार घूरता रहता है और उसको गेंद दिखाई नहीं दे रही है। उसको केवल गेंद दिखाई नहीं दे रही है, गेंद का चित्र तो दिखाई दे रहा है, पर साथ ही साथ उसको क्या है बच्चों, उसके बचपन की जितनी भी यादें हैं वो कैमरे की रील की मानिंद एक एक करके उसकी नजरों के सामने आ जाती है। वह अपने बचपन का सिंहावलोकन करता है। क्या बोला मैंने, वह अपने बचपन का सिंहावलोकन करता है। सिंहावलोकन का मतलब शेर की तरह देखना नहीं होता, सिंहावलोकन का मतलब बच्चों पीछे मुड़ करके अतीत को देखना होता है। अतीत में झांकने को सिंहावलोकन कहते हैं, हिंदी का शब्द है। तो बाकी बात बच्चों आपसे अगली क्लास में होगी। नमस्कार बच्चों।